इंटरनेशनल लॉ की क्लास में आज मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था, पिछले से पिछले और भी 3-4 लेक्चर्स में हमने आपसे बात किया था अबाउट द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस हुई थी और मुझे पूर्ण आशा है कि आपने उसको फॉलो किया होगा। जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि दैट देयर इज अ वास्ट अपरेटस फॉर ह्यूमन राइट्स इन द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करी गई है, क्योंकि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए ही, संवर्धन के लिए ही संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति हुई और उसका जो जीवन है संयुक्त राष्ट्र का, वो इसी बात पर आधारित है, उसका औचित्य भी इसी बात पर आधारित है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कहाँ तक कर पाता है। सो देयरफॉर यूनाइटेड नेशंस इज अ ग्लोबल बॉडी दैट इज whose credibility rests to a great extent on its commitment and its actual performance to the protection and preservation of human rights at the global level। वैश्विक स्तर पर केवल जिसे हम कहा जाए प्रमोशन, एनहांसमेंट, रिस्पेक्ट, केवल इससे ही बात नहीं बनने वाली है। संयुक्त राष्ट्र तो अपने कार्य में कितना सफल हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये इस बात से आकलन किया जाता है कि टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज बीन एबल टू स्टॉप द एग्रीगियस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस बात से तय किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र किस सीमा तक, किस स्तर तक दुनिया भर में मानवाधिकारों के अतिक्रमण को, उल्लंघन को रोकने में सफल हुआ है। दिस इज द रियल टच स्टोन और द मेजरिंग यार्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सक्सेस ऑन द प्लैंक ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस आधार पर भले ही और भी बातें उतनी महत्वपूर्ण हैं कि कितना प्रमोट किया, कितना एनहेंस किया, इसकी रिस्पेक्ट कहाँ तक बढ़ी, बट मोर देन दैट इट इज बेसिकली द एक्सटेंट और द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स सक्सेस इन स्टॉपिंग द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। द नेम ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी इज ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद, अब परिषद तो जान लीजिए कि थोड़ा सा कॉमन वर्ड है। परिषद तो हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है ना। तो परिषद वहां भी यूज होता है, कमीशन में भी को भी हिंदी में हम परिषद कहते हैं और काउंसिल को भी कहते हैं। तो थोड़ा सा बस ये डिस्टिंक्शन याद रखिएगा, किस बॉडी को काउंसिल कहा गया, किस बॉडी को कमीशन कहा गया है। सो द बॉडी अबाउट विच आई एम टॉकिंग द मोमेंट इज ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नाउ दिस बॉडी came into existence on the 15th of March 2006। 2006 मार्च में, यानी 15 मार्च 2006 में इस तारीख को इस संस्था की स्थापना करी गई थी। Now the important thing is that it is not that it was created for the first time. This body was created for the first time. It is not that. A body already was continuing, a human rights institution or a human rights body was already in place before this body came into existence। और उस समय उस संस्था का नाम था कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसका नाम था कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। अब देखिए 3 शब्द हो गए यहाँ पर, एक शब्द है कमिटी, दूसरा शब्द है कमीशन और तीसरा शब्द है काउंसिल। इन तीनों में भी अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस between all these 3 words। तो इसलिए we have to be very careful when we are going to use the word commission, when to council and when committee, क्योंकि बहुत सोच समझ के ही नाम रखे जाते हैं। So this Human Rights Council, it replaced the already
एग्जिस्टिंग बॉडी कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स was established when the United Nations came into existence. ये चार्टर बेस्ड बॉडी, इन फैक्ट इट्स ओरिजिन डिराइव्स फ्रॉम द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसी से ही कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण संस्था थी और ये संस्था संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति से, उसकी स्थापना से लेकर मार्च 15, 2006 तक बनी रही और उसके बाद इसके स्थान पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल आ गया। Now, anyone can ask, why was it replaced? Why was the Commission on Human Rights was replaced by the Human Rights Council? आखिर क्यों इतने 70 साल के बाद एक संस्था को दूसरी संस्था से बदल दिया जाता है? उसका मूल कारण ये था कि that the Commission on Human Rights was which contained अराउंड 53 मेंबर्स, 50 to 53 मेंबर्स, वो जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था जिसकी सदस्य संख्या लगभग 53 हुआ करती थी। 53 was the strength of the members of the Commission on Human Rights। ये जो 53 सदस्यीय CHR था, उसका उद्देश्य यही था कि दुनिया भर में हम मानवाधिकारों के वायलेशन को हम रोकेंगे। But in due course of time, with the passage of time, it was found that this committee became, you can say, it became dominated by several members who had very poor record on human rights। अर्थात जिन राष्ट्रों का बड़ा खराब रिकॉर्ड था मानवाधिकारों को लेकर, वो राष्ट्र भी, वो देश भी इस CHR के मेंबर बन गए। So what was the result? The result was that the purpose of this committee was defeated। तो बहुत सारे ऐसे देश थे जिनका बड़ा एक दयनीय रिकॉर्ड था मानवाधिकारों के नाम पर, जो बड़े ऐसे देश थे जो स्वयं मानवाधिकार के उल्लंघन में व्यापक रूप से लिप्त पाए गए। उन राज्यों को भी, उन देशों को भी कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स का सदस्य बना लिया गया। और ये एक दो बार नहीं, वो कई बार हुआ ऐसा। So this became a very embarrassing point for the CHR. It became a very embarrassing point for the United Nations। संयुक्त राष्ट्र के लिए बड़ा एक अफसोसजनक ये विषय हो गया। संयुक्त राष्ट्र की बहुत लोगों ने, कई देशों ने आलोचना किया कि जिस मानवाधिकारों के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसी संस्था के द्वारा ऐसे देशों को आप सदस्य बनाकर बैठ गए हैं जो स्वयं मानवाधिकारों के नाम पर कलंक हैं। इसलिए जब प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई और ये देखा गया कि CHR में तो कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो क्या किया गया? दिस बॉडी was wounded up, this body was rolled back and it was replaced, it was substituted by another body by the name of Human Rights Council, HRC। और जो हमने डेट बताई 15 मार्च सन 2006 को इसके स्थान पर इस संस्था को स्थापित किया गया। अब ये जो बॉडी है, जिस HRC, दिस इंस्टीट्यूशन और दिस बॉडी, इट कंटेन्स 47 मेंबर्स। इसमें 47 सदस्य होंगे और ये जो 47 सदस्य होंगे यानी 47 सीट्स आप कह सकते हैं, इसमें 47 स्थान होंगे या 47 मेंबर्स होंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग ये शब्दों का प्रयोग किया गया। 47 सीट्स होंगे, 47 मेंबर्स होंगे, 47 मेंबर स्टेट्स होंगे। तो I mean the effect is to say that there will be 47 members in the HRC। अब इसका जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे, अपॉइंट तो नहीं, वो इलेक्ट होंगे। These members these 47 members will be elected by the UN General Assembly। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये 47 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। Earlier what used to happen? पहले क्या होता था? Earlier when the CHR was there, when the Commission on Human Rights was there, when it had 53 members, then all the members were elected by the ECOSOC, that is the Economic and Social Council के द्वारा वो निर्वाचित किए जाते थे। तब यानी एक छोटी संस्था। ECOSOC क्या है? ECOSOC it is one of the permanent organs of the United Nations। इसलिए ECOSOC में
यानी आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, उस संस्था के द्वारा बहुत अच्छे प्रकार से काम नहीं किया गया। Therefore, in order to fix the responsibility of the United Nations as such, and in order to ensure that such countries with poor human rights record, they do not get further opportunity to get selected for this Human Rights Council, the provision was changed. Now the electing body is the United Nations General Assembly. यानी इस चीज को ध्यान रखा गया है कि अब ऐसे देश जिनका मानवाधिकारों को लेकर पृष्ठभूमि जो अच्छी नहीं है, वो लोग दोबारा इस संस्था में ना आ जाएं, HRC में ना जाएं। इसलिए इसकी निर्वाचन की प्रणाली में, प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया। अब इनका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होगा, जो एक बड़ी बॉडी है, एक बहुत ही बड़ी बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। अब इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का कोई रोल नहीं रह गया इनके निर्वाचन में, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक बहुत बड़ा संशोधन है ये। दिस वॉज अर्जेंटली रिक्वायर्ड। होता क्या था, अभी तक CHR में कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के द्वारा, जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, जो इससे पहले की संस्था थी, उस संस्था के सदस्यों का जो निर्वाचन था वो इकोजोक करता था। इकोजोक वॉज अ स्मॉलर बॉडी एज कंपेयर टू जनरल असेंबली। तो इसके द्वारा कई बार ऐसे डूबियस मेंबर्स को वो इलेक्ट कर लेता था। वो जानता था कि एक बार इलेक्ट कर लेंगे तो कितनी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कोई इसको नकार नहीं पाएगा। इसीलिए अब ये चीजें दोबारा ना हो, भविष्य में ना हो, इसलिए पहली बार CHR के इशू को ही समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल आ गया, और ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अब जो इलेक्शन होगा मेंबर्स का, वो महासभा के द्वारा होगा। अच्छा, अब देखिए, जो महासभा इन सदस्यों को, 47 सदस्यों को जो निर्वाचित करेगी, उनका कार्यकाल कितना होगा? दे शैल बी इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल की अवधि के लिए इनका निर्वाचन होगा, विद अनदर टर्म इफ दे कैन गेट इलेक्टेड। यानी 3 बार तो एक होगा ही होगा, और एक बार और फर्दर भी ये चुने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 वर्षों तक अधिकतम कोई एक देश लगातार इस संस्था का सदस्य रह सकता है। मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years कैन एनी मेंबर कंट्री और एनी कंट्री कैन रिमेन ऑन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये इसका उद्देश्य था, है ना, ये इसका कार्यकाल है। तो अब देखिए, जब ये बात करी गई कि 6 वर्ष तक का या अधिकतम 2 कार्यकाल तक होगा, तो ये भी इंश्योर कर लिया गया। अब ऐसा ना हो कि भाई एक बार चुन लिए गए तो उसके बाद 3 साल तक तांडव मचाएंगे, या पहले कार्यकाल में तो बहुत अच्छे से काम किए, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में फिर दाएं बाएं चलने लगे और मनमाना करने लगे। तो इसके लिए देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑन द HRC। यानी HRC के जो सदस्य हैं उनके सस्पेंशन, या उनके आप कह लीजिए कि सस्पेंड जिसे हम कहते हैं, है ना, वो उसको सस्पेंड करने का भी प्रोविजन है। और किस आधार पर सस्पेंड किया जाएगा? इफ दे आर फाउंड टू बी इंडल्जिंग इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अगर ऐसी रिपोर्ट मिली कि ये मानवाधिकार उल्लंघन में ये देश शामिल है, ये पर्टिकुलर कंट्री शामिल है, being a member of the HRC, and if that country is found to be involved in serious violations of human rights, in massive violations of human rights, then their membership will be suspended। उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी आप भले ही सदस्य तो हैं, निष्कासित तो नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल अपंग कर दिया जाएगा। यू विल बी ऑफ नो यूज, आपका कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसलिए सस्पेंशन का क्लॉज रखा गया है, पहले ये उसमें नहीं था, CHR में नहीं था। तो एक ये दूसरा बड़ा परिवर्तन है ना। अच्छा, तीसरी बात ये इसमें करी गई है, जो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वो ये कि अब देखिए, जब भी जनरल असेंबली किसी भी देश को
एचआरसी के मेंबरशिप के लिए निर्वाचित कर रहा है, वोटिंग हो रही है जब किसी देश के लिए कि इस देश को इस एचआरसी का मेंबर बनाया जाए, all the members will be made aware of the human rights credentials of that country. For example, if X country, if I say North Korea is vying to become a member of the HRC, Human Rights Council का member अगर बनना चाहता है North Korea, and if it is there in the fray, if it is contesting the elections, then the General Assembly will be very much cautious to see that North Korea's record is of human rights, is it okay or not? So in this way, all the members, all the countries who are fighting for a seat on the HRC will be evaluated, will be judged on the plank of their human rights credentials. उनका क्या पृष्ठभूमि है मानवाधिकारों को लेकर, क्या उनकी भूमिका संदिग्ध तो नहीं है, क्या उनको मानवाधिकारों के रूप में क्या उनका कलंकित इतिहास तो नहीं, ये सारी बातें संयुक्त राष्ट्र महासभा इसको संज्ञान में लेगा जब किसी सदस्य को के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही होगी. When any member is there contesting for a seat on the HRC, its background credentials on human rights will be checked. तो एक बहुत बड़ी बात है ये, और इसीलिए किया गया कि पहले तो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में ये सब इतनी ज़्यादा वो बात नहीं हुआ करती थी. पहले इकोसॉक अपने लेवल से छोटी संस्था थी, अपने लेवल से सब निपटा डालती थी. आप जानते हैं छोटी संस्था को अगर कोई अधिकार दिया जाएगा, बड़ी संस्था को दिया जाएगा, तो दोनों में बहुत अंतर होगा. और अब जब से ये पता चल गया था कि उसकी खामियां क्या थी, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की खामियां क्या थी, तब से और उस कमी को दूर करने के लिए ही अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई गई. तो इसलिए उन दोषों को, उन समस्याओं को, उन खामियों को अब एचआरसी में ना आए, इस बात का ध्यान रखा गया है कि अब सस्पेंशन क्लॉज भी उसमें है ना. और तीसरी बात क्या है, इनके निर्वाचन के समय में महासभा इस बात को जरूर संज्ञान में लेगी कि किस कंट्री का कैसा रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स को लेकर. सो दीज आर द 3 बिग चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट अबाउट in this new body of HRC. ये जो नई संस्था बनी इसमें ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं टू मेक इट मोर अकाउंटेबल, है ना. इसको और अच्छा बनाया जा सके, इसको उत्तरदायित्व इसका और अच्छा इसको फिक्स किया जा सके, इसलिए ये सारी परिवर्तन किए गए हैं. अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा देयर आर 47 सीट्स इन द HRC. 47 सीटें हैं इस HRC में, मानवाधिकार परिषद में. परिषद होना का है ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 47 सीट्स हैं. पहले की जो संस्था थी CHR थी, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, उसमें 53 मेंबर्स हुआ करते थे. बट नाउ इन दिस देयर आर 47 मेंबर्स. अब ये जो 47 सदस्य हैं, ये दिस मेंबरशिप हैज ब्रोकन, इट हैज बीन ब्रोकन अप इनटू द वेरियस रीजन्स. यानी विश्व के अलग अलग भागों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इनकी सदस्य संख्या को अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया है. सो दैट रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड टू ऑल टू द होल वर्ल्ड, टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. यानी विश्व के अलग अलग देशों को, सभी देशों को इसमें प्रतिनिधित्व मिल जाए, इसलिए अलग अलग भागों में इस पूरी दुनिया को विभक्त कर दिया गया है HRC में लाने के लिए. अब समझ लीजिए, एशिया हैज बीन ग्रांटेड 13 सीट्स. एशिया को 13 सीट मिली है, 47 में से 13 सीट मिली है एशिया को, एशिया महाद्वीप को. अफ्रीकी महाद्वीप को 13 सीट मिली है, यानी दोनों का हिसाब बराबर है. एशिया से भी 13 जाएंगे सदस्य और अफ्रीका से भी 13 सदस्य जाएंगे HRC में. ईस्ट यूरोप से, यानी पूर्वी यूरोप से 6 सदस्य जाएंगे. 6 सीट्स और 6 स्टेट्स विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज. वेस्ट यूरोप से 7 देश जाएंगे. फ्रॉम वेस्ट यूरोप 7 नेशंस विल बी इलेक्टेड. एंड फ्रॉम लैटिन अमेरिका 8 कंट्रीज विल बी इलेक्टेड. 8 कंट्रीज. तो इस तरह से अब आप इसको जोड़ लीजिए. 13 फ्रॉम एशिया, 13 फ्रॉम अफ्रीका, 6 फ्रॉम ईस्ट यूरोप,
7 फ्रॉम वेस्ट यूरोप एंड 8 फ्रॉम लैटिन अमेरिका। इस सबको आप जोड़ लीजिए तो ये 47 इसकी संख्या आएगी। ऑल दिस विल कम टू 47 मेंबर्स। तो इस तरह से ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए 47 सीटों का प्रावधान किया गया है और इन 47 सीटों को अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया गया है कि दुनिया के कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ किस किस भाग से कितने कितने सीटें होंगी ये सुनिश्चित कर दिया गया है। सो इट इज़ अ वेरी मेच्योर बॉडी दैट वे, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। 47 मेंबर्स को भी बड़ा क्लियरली इसमें बता दिया गया है। अच्छा, अब इसका दायित्व क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द HRC? हो सकता है यू माइट बी वंडरिंग अबाउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। अभी हमने पिछले लेक्चर में 2-3 लेक्चर तक हमने आपसे डिस्कस किया था मानवाधिकार उच्चायुक्त के बारे में। उसके भी बड़े लंबे चौड़े कार्य है और अब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की भी बात आ गई है, उसके भी क्या उसके भी क्या प्रावधान है। अब देखिए इसके जो कार्य हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो कार्य हैं वो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है टू मॉनिटर द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन द मेंबर स्टेट्स और इन द मेंबर कंट्रीज। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो 193 देश हैं, उन 193 देशों में मानवाधिकारों की समीक्षा करना, कहाँ उल्लंघन हो रहा, कहाँ उनके साथ जिसे आप कह लिए कि वायलेशन हो रहा है, कहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। यानी पूरे दुनिया भर में इट इज अथोराइज टू एग्जामिन द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस टेकिंग प्लेस विद इन वेरियस कंट्रीज। विभिन्न देशों में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उन सब की जांच पड़ताल करना, उस पर नजर रखना, टू मॉनिटर, टू सुपरवाइज, टू ओवरसी द ह्यूमन राइट्स स्टेटस इन डिफरेंट कंट्रीज। विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की क्या स्थिति, उसकी समीक्षा करना, यानी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को ट्रैक करना, ट्रैकिंग द वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स टेकिंग प्लेस ऑल अक्रॉस द globe. So in this way, Human Rights Council, the biggest task or the biggest responsibility of the Human Rights Council is to check, is to see, is to supervise, is to monitor the human rights conditions all over the world in various countries. जहाँ यानी विश्व के अलग अलग देशों में क्या कर रहे हैं हर देश के अंदर क्या हो रहा मानवाधिकारों को लेकर, इसकी जांच पड़ताल करना, उस पर निगरानी बनाए रखना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब आप पीछे आ जाइए जरा। जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर था, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो हमने बताया था UNHCHR, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य देखिए हमने बताया था 2-3 तरीके का कार्य है। पहला बात तो उसका कार्य था UNHCR का मानवाधिकार उच्चायुक्त का मूल काम जो है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर जो उसके ऑर्गन्स हैं, उसकी जो 6 परमानेंट ऑर्गन्स हैं, साथ साथ जो उसकी 15 या 16 जो उसकी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना, टू एस्टैब्लिश अ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन सो फार एज ह्यूमन राइट्स इज कंसर्न। हम कह सकते हैं इसको दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में UN सिस्टम के अंतर्गत to coordinate the human rights situation within the UN system। ये संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंदर ही, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर मानवाधिकारों को एक समन्वित रूप, एक तारतम्य में बैठाना। पिछले लेक्चर में हमने बताया था उसके सभी ऑर्गन्स काम करते हुए दिख रहे हैं कि हर एक ऑर्गन मानवाधिकारों के लिए काम कर रहा है। चाहे आप वो कह लीजिए कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो, चाहे ट्रस्टीशिप काउंसिल हो, हालांकि ट्रस्टीशिप काउंसिल ने तो 1993 से काम करना ही बंद कर दिया है, चाहे ICJ हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन आप उठा के देख रहे हैं, सब तो मानवाधिकार के लिए चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन कोऑर्डिनेशन बैठाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स करेगा, यानी ये मानवाधिकारों का उच्चायुक्त करेगा। विद इन द यूनाइटेड नेशंस कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, ये उच्चायुक्त का प्रमुख कार्य है। जबकि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है
इसका प्रमुख कार्य दुनिया भर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कहाँ कहाँ हो रहा है, किन किन देशों में हो रहा है, किस किस प्रकार से हो रहा है, उस पर इसकी निगरानी करना, इसकी समीक्षा करना। तो दोनों का काम ही, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग है दोनों की। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की दुनिया से संबंधित है, कहाँ कहाँ वायलेशन हो रहा है, और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई कमिश्नर की जो है वो विद इन द यूएन सिस्टम ह्यूमन राइट्स को एक कोऑर्डिनेटेड एक फॉर्म प्रदान करना है, एक अच्छा उसको स्वरूप प्रदान करना। ये दोनों का थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दोनों में अंतर्मूल क्या है। फिर ये जब दोनों बातें हो जाती हैं, फिर दोनों में देखिए कोऑर्डिनेशन भी है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि एक तीर घाट तो दूसरा मीर घाट, दोनों में कोई समन्वय नहीं है भाई। जब उच्चायुक्त जो मानवाधिकारों का उच्चायुक्त है, जब वो ये काम कर रहा है कि पूरे संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में मानवाधिकारों का समन्वय कर रहा है, तो उसमें तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी आ जाता है। तो इस तरह से जो उच्चायुक्त है वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के काम को भी समर्थन देता है, उसको भी वो सुविधा प्रदान करता है। निगरानी तो नहीं रखता है, निगरानी का काम तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का है जो दुनिया भर के देशों पर रखता है। जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का ऑफिस है वो उसका काम समन्वय स्थापित करने का है। ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का दायित्व नहीं है कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ वायलेशन हो रहा है, ये उसका प्राइम मैंडेट नहीं है। हालांकि एक वैकल्पिक हो सकता है, हमने आपको 7-8 उसके बारे में और भी बताए थे ना, हाई कमिश्नर और क्या क्या करता है। लेकिन ये उसका मूल दायित्व नहीं है कि हर देश के अंदर जाए जानकारी करे क्या है, इसकी जानकारी तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल करेगा। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का काम तो ये है ना, कि हर एक यूएन की संस्था को एक सपोर्ट प्रदान करना, उसमें कोऑर्डिनेशन करना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ह्यूमन राइट्स को स्टैब्लिश करना विद इन द यूएन सिस्टम। लेकिन बाद में फिर और भी चीज़ों के और भी उसको दायित्व दिए गए हैं। फिर वो दुनिया भर में क्या हो रहा है इसकी बारे में भी समीक्षा करे, कुछ तो ध्यान रखेगा ही भाई। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ह्यूमन राइट्स काउंसिल को सिर पर छोड़ दिया, कुछ ये भी काम देखेगा, है ना। फिर हाई कमिश्नर का ये भी हमने बताया था काम है कि यूएन ट्रीटीज को लेकर वो उसका काम है। संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार की संधियां हैं उसके ऊपर निगरानी रखेगा या सपोर्ट प्रदान करे उच्चायुक्त। लेकिन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ये काम नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट द टास्क ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द रैटिफिकेशन ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज। ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का काम नहीं है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का काम है, देखिए इसीलिए देखिए सदस्य संख्या अलग अलग है। हाई कमिश्नर तो जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, वहां तो बस तीन ही लोग होते हैं। एक तो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स होता है, एक डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स होता है, और एक असिस्टेंट कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स होता है या असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमन राइट्स होता है। कुल मिला के 3, एक हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, दूसरा डिप्टी कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और तीसरा हो गया असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, जिसको न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द HCHR कहा जाता है। कल हम पिछले लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। वहां तो कुल 3 ही होते हैं उच्चायुक्त के कार्यालय में, लेकिन यहाँ पर HRC में तो 47 सदस्य हैं। तो इसीलिए 47 सदस्यों को रखा गया है कि भाई सब लोगों के बारे में जानकारी होगी, सबकी निगरानी रखी जाएगी, और इसीलिए आप लोग को इस संस्था में बुलाया गया है। आपके देश की भी होगी, पूरे 193 देशों की होगी, तो सबके सहयोग से होगी, है ना। इसीलिए इतनी बड़ी संस्था को बनाया गया है। तो इसका जो मूल दायित्व है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, वो ये है कि देशों के अंदर क्या हो रहा है, राष्ट्रों के अंदर क्या हो रहा है मानवाधिकारों को लेकर। उसका ये दायित्व नहीं है कि ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज को रेटिफाई कराया जाए, अनुमोदन कराया जाए सभी राष्ट्रों को बुलाकर। उसका ये काम नहीं है कि सेक्रेटरी जनरल को सपोर्ट करेगा, उसके अनुपस्थिति में वो उसको प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मैंडेट नहीं है। ये काम है उच्चायुक्त कार्यालय का, उसके पास बहुत सारे काम है। लेकिन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक ही मूल दायित्व है, देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर टास्क, एंड दैट इज टू मॉनिटर द ह्यूमन राइट्स सिनारियो इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना।
और साथ साथ जहाँ पर मॉनिटर करेगा, फिर वहाँ पर एक दायित्व और भी दिया गया, भाई आप भी प्रमोशन के लिए बात करिए, आप भी इन्हांसमेंट के लिए बात करिए, लेकिन उसका मूल दायित्व हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड to stop the violations of human rights, on the massive violations of human rights taking place all across the globe, all across the world. ये उसका मूल दायित्व है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, है ना। अच्छा, अब इसके अतिरिक्त भी, ये तुमने बता दिया आपको, इसके अतिरिक्त भी जैसे हमने कहा कुछ और भी काम हो सकते हैं कि एनहांसमेंट करना, टू एनहांस द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, टू वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों के सम्मान के लिए कार्य करना, है ना, ये भी तो कार्य है इसका। यस, डेफिनेटली। और इस तरह के कुछ थीमेटिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज को ह्यूमन राइट्स काउंसिल विशेष रूप से अपना ध्यान देता है, कुछ थीमेटिक इश्यूज पे, यानी थीम बेस्ड का मतलब है कि कुछ निश्चित थीम्स को या कुछ पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स इश्यूज को वो सिलेक्ट कर लेता है या शॉर्टलिस्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एड्स, HIV एड्स का कार्यक्रम है ना, उसके ऊपर ये विशेष ध्यान देगा। ये राइट्स ऑफ द चाइल्ड है ना, यानी बाल अधिकारों के विषय में इसका विशेष ध्यान रहेगा कि दुनिया भर में कहीं चाइल्ड राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, कहाँ पर इनको चाइल्ड सोल्जर्स के रूप में इनसे काम कराया जा रहा है। जैसे बहुत सारे अफ्रीकाई देश हैं, अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो भी यही करता है, गल्फ के कंट्रीज में जहाँ पर आईसिस अभी तक चल रहा था, IS जहाँ तक काम कर रहा था, और भी बहुत सारे उनके लड़ाके जो गुट हैं, they have all employed children for the purpose of fighting, जिसे हम चाइल्ड सोल्जर्स कहते हैं। इसलिए थीमेटिक इशू है कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर बात करना, HIV वायरस के ऊपर बात करना, एड्स के ऊपर बात करना। ये बात करते हैं अबाउट द, आपने सुना होगा कि ये बात करते हैं अबाउट विमेन्स इश्यूज के बारे में बात करते हैं। दे टॉक अबाउट देन द राइट्स ऑफ द एल्डर्स, द LGBT राइट्स, ये जितने भी इसे कहते हैं थीमेटिक इश्यूज हैं, इसको ये समय समय पर उठाता रहता है और इसकी निगरानी किया करता है, देखता है कि इन इश्यूज को लेकर कहीं विशेष प्रताड़ना तो नहीं चल रहा है। राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, अर्थात अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अतिक्रमण तो कहीं कोई देश नहीं कर रहा है, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखता है। इसे कहते हैं थीमेटिक इश्यूज के ऊपर भी, यानी एक सामान्य रूप से क्या हो रहा है, मानवाधिकारों की स्थिति क्या है हर देश में, और साथ साथ थीम बेस, कहीं वृद्ध जनों के ऊपर कहीं कोई जिसे आप कह लें कोई बहुत ज़्यादा वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बड़े बुजुर्गों को एक बोझ समझ के लोग सड़कों पर छोड़ जा रहे हैं, कहीं उनके राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ थीम बेस्ड ह्यूमन राइट, इसके ऊपर वो विशेष ध्यान देता है। तो देखिए, इन इश्यूज के आधार पर ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल काम करता है। अब देखिए, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये आप जान लीजिए कि इसका एक काम और भी है, और वो ये है कि हर एक देश के बारे में हमने बताया कि ये थ्रेडबेयर डिस्कशन करता है, हर एक देश के बारे में बड़ी गहनता से इस पर विचार विमर्श होता है, और ये प्रत्येक देश के ऊपर ये कितना टाइम देता है, ये 3.5 घंटे का समय देता है। हर एक देश की जब चर्चा होती है, जब भी किसी देश के ऊपर चर्चा हो रही है, कम से कम 3.5 घंटे जो ड्यूरेशन फिक्स किया गया HRC के द्वारा, फॉर 3.5 hours countries are debated. Specific countries who have been picked up for debate, for discussion, for scrutiny, for examination, they will be subjected to at least 3.5 hours of debate. 3.5 घंटे तक उनके ऊपर पूरी जांच पड़ताल होगी, इनके ऊपर बहस होगी, तभी तो पता चलेगा। और इस तरह से ये साल में इनके 3 सत्र होते हैं। There are 3 sessions. Normally there are 3 sessions of HRC every year. और कौन कब होते हैं? एक तो मार्च में होता है, दूसरा जून में होता है, और तीसरा सितंबर में होता है। मार्च, जून एंड सितंबर, these are the 3 months in which the sessions of the HRC are held. तो साल में 3 बार इनके सत्र होते हैं, मार्च, जून और सितंबर में। इसके अलावा there is a provision for calling the special sessions also, अर्थात विशेष सत्र भी आहूत करने के लिए भी इसमें कहा जाता है, विशेष सत्र।
अर्थात, और विशेष सत्र कब होगा, जब 47 में से कम 1/3 सदस्य इस प्रकार का कि वो जब वो एप्लीकेशन देते हैं, एचआरसी को सबमिट करते हैं, इसके अध्यक्ष को सबमिट करते हैं कि हम विशेष सत्र आहूत कराने की प्रार्थना करते हैं, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर्स व्हेन दे प्रे थ्रू देयर रेजोल्यूशन, तब उनके प्रार्थना पर, उनके आप कह लीजिए कि अनुनय विनय पर स्पेशल सेशन होल्ड किया जाता है। तो 3 के अलावा स्पेशल सेशंस को भी बुलाया जा सकता है if 1/3 of the members they present an application or if they request the HRC। तो ये भी इसका एक आप समझ लीजिए एक प्रावधान है जो CHR में नहीं होता था। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स हेडक्वार्टर इज बेस्ड इन जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और वहीं से ही सब काम करता है। तो इस तरह से ये जो HRC है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, और इसके द्वारा बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण तरीके से काम किया जाता है। और इसने जब से इसकी स्थापना हुई सन 2006 से, इट हैज़ रियली फंक्शन इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। फिर भी देखिए इसकी भी आलोचना हुई है। अब ये हम कह लें कि सब कुछ सत्ता बदल जाने से, संस्था बदल जाने से एकदम से परिवर्तन आ जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द केस इवन विद द HRC। HRC has also been accused of bringing in certain you can say tainted members। कुछ टेंटेड मेंबर्स इसमें आ ही गए हैं HRC में भी, लेकिन फिर यहाँ पर इसकी जो दायित्व है, उत्तरदायित्व HRC का नहीं है, वो तो जनरल असेंबली का है। और जनरल असेंबली में भी जो वोटिंग होती है, कई बार आप जानते हो लाइजनिंग बेसिस पर होती है, नेटवर्किंग बेसिस पर होती है। इवन सम टाइम रोग स्टेट्स दे आर एबल टू बिल्ड अप देयर नेटवर्क, देयर सपोर्ट इन द जनरल असेंबली। कई बार ऐसे देश भी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सभ्य भी नहीं माने जाते हैं, उनके द्वारा भी कभी कभी बड़ी सफलता से वो अपना काम करा ले जाते हैं, बड़ी सफाई से वो काम करा ले जाते हैं। इसलिए स्टिल देयर आर सर्टेन गैप्स एंड दोज गैप्स स्टिल नीड टू बी प्लग्ड बाय द HRC। हालांकि जो प्लगिंग मैकेनिज्म दिया गया है, ऐसे अगर सदस्य आ जाएं तो उनको नियंत्रित करने का मैकेनिज्म हमने आपको बताया था, उनकी सदस्य संख्या को सस्पेंड किया जा सकता है ना। तो that you can say that mechanism is there, but the only thing is that it has to be invoked। उसको आप इस्तेमाल में लाइए। तो ये जो रखा गया इसीलिए रखा गया क्योंकि ये माना गया था कि जनरल असेंबली में कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो किसी तरह से चालाकी से और अपना एक सपोर्ट बेस बनाकर दे विल बी एबल to create the passage to come into the HRC। they will be successful in doing this, है ना। ये पूरी अच्छे तरह से ये पता था, और आज भी इसी आधार पर ही वोटिंग होती है भाई। पूरा आप देख लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल जो चल रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल तो पूरा इसी तरह से आधारित रहता है। 4 लोग एक बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है, द होल सिक्योरिटी काउंसिल कम्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। तो इसीलिए जनरल असेंबली में इस चीज़ को ये सब समझा गया था, इसको ऐसे नहीं रोका जा सकता है, इसलिए HRC को, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को इस बात के लिए ऑथोराइज कर दिया गया था, है ना। तो इन अ वे इट इज़ अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट अपॉन द प्रीवियस बॉडी, एंड द प्रीवियस बॉडी वाज CHR, दैट इज अ कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। सो द प्रेजेंट ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट अ वेरी इम्प्रूव्ड बॉडी। It's in its amended form, it is much more effective as compared to its previous body। और इसने अच्छे से काम भी किया है ना। लेकिन हमारा ये अभी टॉपिक यही समाप्त नहीं हुआ है। आई विल बी कैरिंग ऑन विद दिस टॉपिक इन माई नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, है ना। इस अध्याय को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन बस आपको यहाँ इतना ध्यान करना कि यू विल हैव टू कीप अप योर पेस विद मी। हम जितनी बातें कर रहे हैं उसको आप जरूर उसको अध्ययन करते रहिएगा। और ये HRC की बात यहीं तक अभी समाप्त नहीं हुई है, इसमें कुछ और भी बातें हैं, और इसकी कौन सी जो सब्सिडियरी जो इसकी बॉडीज़ हैं उसके बारे में भी हम अगले टर्न पर हम कुछ बात करेंगे। और साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि ये जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हैं संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जो काम कर रही हैं, इसमें कौन सी चार्टर बेस्ड बॉडीज़ हैं
और कौन सी ट्रीटी बेस्ड बॉडीज़ हैं, ये भी बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है ना। इसलिए हमने आपके सामने ये रख दिया है सो दैट यू इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी दिस एस्पेक्ट ऑन योर ओन एज वेल। हालांकि हम अपने लेक्चर में इस बात को और स्पष्ट करेंगे कि चार्टर बेस्ड बॉडीज़ किसे कहते हैं और ट्रीटी बेस्ड बॉडीज़ किसे कहते हैं, ह्यूमन राइट्स की कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, इसके बारे में हम आपको अगले टर्न पर बताएंगे, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स सो मच for your kind attention and paying your listening to my lecture with patience and attention. So we meet in next lecture very soon. Thanks a lot so much.